दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा को लेकर अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ा। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग मिसलेनियस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के। अब बारी है करंट अफेयर्स की। आपको पता है कि बिहार पीसीएस प्री परीक्षा के लिए चाहे वो बिहार की हो चाहे वो यूपी की हो, करंट अफेयर्स का योगदान बहुत अधिक होता है। तो अब हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। हालांकि बिहार में पीसीएस की जो परीक्षा है उस पर अभी संदेह है, क्योंकि कल आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन होने वाला है बिहार में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर। तो एग्जाम कांकस चैनल आपका सपोर्ट करता है और नॉर्मलाइजेशन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। फिर भी दोस्तों हम लोग पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं। आंदोलन अपनी जगह पे है और पढ़ाई अपनी जगह पे है। हो सकता है आयोग मान जाए तो हमको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी है। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहते हैं जब तक कोई उचित निर्णय नहीं आता अपने पक्ष में। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो बहुत पुराने नहीं पूछे जाते। करंट के प्रश्न होते हैं, नए प्रश्न होते हैं, इसलिए उनको पढ़ना भी आसान होता है। बस आपको यह छांटना होता है कि इसमें से कौन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। चूंकि मैटर बहुत ज्यादा होता है, उसी को आप जितना से ज्यादा उसको छांट लेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 500-1000 प्रश्नों की सीरीज दे दी है और कहा कि इसमें से प्रश्न फंस जाएंगे। ये उनका अपना विचार है, लेकिन मेरा मानना है एज ए स्टूडेंट, चूंकि मैं भी छात्र हूं, और मेरा मानना है कि कम से कम प्रश्नों में कैसे ज्यादा से ज्यादा फंसाया जाए। ठीक है ना, तो हम कम प्रश्नों में ज्यादा फंसाना चाहते हैं। अगर हम 20 प्रश्न दिए, 25 प्रश्न दिए, तो हम चाहते हैं कि उसमें से 5, 7, 10 प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाए। तो उनकी स्ट्रेटजी में और हमारी स्ट्रेटजी में अंतर है। हम कम पढ़ा के ज्यादा गेन करना चाहते हैं। ठीक है ना, और कुछ लोग पूरे सिलेबस को 3 बार पढ़ा के और बताएंगे कि इसमें से प्रश्न फंस गया, ऐसा है। तो एज ए छात्र मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम मटेरियल पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में बहुत प्रेशर होता है, बहुत चीजें पढ़नी होती हैं, बहुत जाके वहां परफॉर्मेंस करना होता है। तो कम से कम चीजें पढ़िए, ठोस पढ़िए और ऐसी चीजें पढ़िए जिनके परीक्षा में आने की संभावना पूरी हो। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न है, आराम से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में हाल ही में 2 दिवसीय 18 से 19 जून के बीच टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है। तो 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार के किस शहर में? तो पटना में किया गया है। बिहार के पटना में 18 और 19 जून 2024 को टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या, सारे प्रश्न हम इंपॉर्टेंट ही लेके आए हैं, पूरा छांट के कंसाइज करके उतना ही मैटर ले आए हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF ने हाल ही में शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में शामिल बिहार के एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्थित है। यह, इसको कौन सा स्थान मिला है? तो इसको स्थान मिला है 7वां स्थान मिला है। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, इसमें कितनी जानकारियां आपके लिए हैं। सबसे पहली जानकारी ये है कि प्रश्न जो है वो है कि भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। तो इसके बारे में जानिए। फिर जानिए कि बिहार का जो एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यह कहाँ स्थित है? पूसा में स्थित है। ठीक है ना, तो इसकी भी जानकारी आपको मिल गई इसी प्रश्न में कि डॉक्टर बिहार का इकलौता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूसा समस्तीपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल गई। और उसके साथ इस रैंकिंग में उसका स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। तो इससे आपको 2 से 3 चीजें एक ही प्रश्न में आपको जानकारी मिल गई। इसीलिए इसको हमने इतना कंसाइज किया है कि अगर आप एक प्रश्न पढ़ें तो एक उसके साथ उसकी पूरी कुंडली आपके सामने आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए इस प्रश्न में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को 7वां स्थान मिला है भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई? आपको पता है कि इस बार केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया है और इस स्पेशल पैकेज की पहली किस्त जारी की गई है और वह पहली किस्त है 3,651 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो बिहार को जो स्पेशल पैकेज मिला है उसके तहत जो पहली किस्त जारी की गई है वह जारी की गई है 3,651 करोड़ रुपए की, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके संबंध में कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए
इसके संबंध में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह ये है कि बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत कुल 58,900 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त होगा। इस बार के बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया और उसके तहत कुल 58,900 करोड़ रुपया दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत कुल कितना रुपया प्राप्त होगा, कितने करोड़ रुपए दिया गया, तो 58,900 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। ठीक है ना। अब इसके तहत क्या है, पहली किस्त के रूप में 3,651 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हालांकि जो पहली किस्त थी उसके तहत 5,532 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन जारी किए गए हैं 3,651 करोड़ रुपए। हाल ही में जो शेष पैसा है वह भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत कुल कितना धन मिला है, तो 58,900 करोड़ रुपए मिला है बजट 2024-25 के तहत। उसमें से 3,651 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां से प्रश्न 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन, किसमें, युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन में बिहार राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार दिया गया। भारत मंडपम में एक 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर एक राज्य संग्रहालय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, राज्य संग्रहालय सम्मेलन। कहाँ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसमें बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के पुरस्कार मिला है। और यह आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। भारत मंडपम में राज्य संग्रहालय सम्मेलन में बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है और यह जो है आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई जा रही है, जहां 100 से अधिक देशी विदेशी पक्षियों की प्रजातियों को रखने की व्यवस्था है। ठीक है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कि बिहार के किस स्थान पर जू सफारी बनाई जा रही है और उस जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बनाई जा रही है, बर्ड एवियरी बनाई जा रही है, जहां 100 से अधिक देशी विदेशी पक्षियों की प्रजातियों को रखने की व्यवस्था है। तो यह है राजगीर में। बिहार के राजगीर में सबसे ऊंची पक्षीशाला बनाई जा रही है, जहां 100 से अधिक देशी विदेशी पक्षियों के प्रजातियों को रखने की व्यवस्था होगी। तो राजगीर को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जितने प्रश्न लाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये कहूं ना कहूं, आप यह मानिए कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात की है। देखिए 15 अगस्त 2024 का समय लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, आप जानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की बात कही, तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के क्रूर आक्रमण का शिकार नालंदा विश्वविद्यालय हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां एक बात और बहुत अच्छी कही कि उसने ढांचे को तो नष्ट कर दिया लेकिन ज्ञान को कभी नष्ट नहीं कर पाया। तो इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और अपने भाषण के दौरान उन्होंने इसकी चर्चा की है। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 जून 2024 को मोदी द्वारा, देखिए 19 जून 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है ना। तो जहां नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित करने की बात थी तो उसकी शुरुआत भी हो गई है। और 19 जून 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत व बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है। भारत व बिहार की पहली, मतलब यह भारत की भी पहली है और बिहार की भी पहली है। भारत व बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है, तो वह बनी है मानवी मधु कश्यप।
ठीक है। मानवी मधु कश्यप जो है भारत व बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह न केवल न केवल बिहार की बल्कि भारत की भी पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा है, ठीक है, मानवी मधु। और यह है मानवी मधु कश्यप भागलपुर की है, ठीक है। और रोहित झा एवं बंटी कुमार, देखिए रोहित झा एवं बंटी कुमार ये ट्रांसमेन है जो दरोगा बने हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मानवी मधु कश्यप भारत व बिहार की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है, ठीक है ना। और रोहित झा एवं बंटी कुमार ट्रांसमेन है जो दरोगा बने हैं, ठीक है ना। तो यह पुरुष है और यह महिला है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का बजट पेश किया गया, ठीक है। और बजट में हुई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 23 जुलाई 2024 को जो वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया है, उस बजट में एक घोषणा की गई है और उस घोषणा में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की है? तो देखिए 3 एक्सप्रेसवे बिहार में बनाए जाएंगे। तीनों एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? एक है, देखिए पहला है पटना से पूर्णिया, ठीक है। और दूसरा एक्सप्रेसवे है भागलपुर से बक्सर और तीसरा एक्सप्रेसवे है बोध गया से दरभंगा। तो इस प्रकार बजट 2024-25 में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है बिहार में। एक है पटना से पूर्णिया, दूसरा है भागलपुर से बक्सर और तीसरा है बोध गया से दरभंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? अब देखिए जो पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था, कौथा था वो, यह भी जानकारी यही है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में यह हुआ था, यह भी याद रखिएगा। तो पेरिस फ्रांस में जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ उसमें बिहार के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो केवल एक खिलाड़ी ने भाग लिया, ठीक है ना। यह भी इंपॉर्टेंट है, केवल एक खिलाड़ी ने भाग लिया है और उस खिलाड़ी का नाम है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह ने शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रेयसी सिंह है बिहार में और यह जमुई से विधायक है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में बिहार की तरफ से इकलौती ऐसी प्लेयर थी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था और इन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बिहार की तरफ से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी श्रेयसी सिंह थी। उन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था और इस समय वर्तमान में वह बिहार के जमुई से बीजेपी की विधायक हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है 24 जुलाई 2024 को किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ? तो देखिए 24 जुलाई 2024 यह तिथि याद रखिएगा क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में इस तिथि को पूछा जा सकता है क्योंकि यह सीधे हम लोगों से जुड़ा है, परीक्षार्थियों से जुड़ा है। तो 24 जुलाई 2024 की डेट याद रखिएगा। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ? तो वह है बिहार राज्य की, ठीक है ना। अब देखिए इसमें व्यवस्था क्या की गई है, क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इस विधेयक के अनुसार बिहार राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने के अलावा, 10 वर्ष की सजा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है, ठीक है ना। तो जो एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है बिहार में 24 जुलाई 2024 को, उसमें बिहार में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने वाले को 10 साल की सजा दी जाएगी, 1 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा, उसके अलावा दोषियों की संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 नंबर इमरजेंसी सेवा कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में किस स्थान पे है? मतलब जैसे आपने फोन किया और वहां से तेजी से रिस्पांस हुआ और आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई, तो उसे कहते हैं कॉल हैंडलिंग। तो डायल 112 में जो इमरजेंसी सेवा है बिहार की, उसे कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरे स्थान पर उसे रखा गया है, यानी सबसे अच्छा रिस्पांस देने के मामले में दूसरे स्थान पे है बिहार कॉल हैंडलिंग के मामले में, ठीक है। तो डायल 112 नंबर इमरजेंसी सेवा जो कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में बिहार का स्थान दूसरा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए, बिहार शिक्षा विभाग ने किस कक्षा तक के बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है? तो मिशन निपुण की शुरुआत बिहार में किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। अब किस कक्षा तक के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की गई है? तो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की गई है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, निपुण के तहत क्या किया जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, निपुण के तहत 1 से 3 तक के बच्चों को भाषा, गणित और अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसकी किसकी? भाषा, गणित और अंग्रेजी की। साथ ही इसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक 100% बच्चों को बुनियादी रूप से बुनियादी शिक्षा में दक्ष बनाया जाए। बुनियादी शिक्षा से मतलब क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कुछ लिखना, बोलना, शब्दों की समझ उन्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो कक्षा 1 से 3 तक के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने निपुण योजना की शुरुआत की है और इसमें 1 से 3 तक के बच्चों को भाषा, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका दे करके 26-27 तक उन्हें पूर्ण रूप से बुनियादी शिक्षा के रूप में उन्हें निपुण बनाने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? निपुण का जो फुल फॉर्म है उसे देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक। अर्थात क्या है? संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ क्या है? संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ठीक है। तो ये है निपुण, और निपुण 1 से 3 तक के बच्चों के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के किन किन शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अब देखिए, बिहार के किन किन शहरों में मेट्रो रेल चलाने की बात कही गई है, उसके प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो वह देखिए 4 राज्य हैं, ये बिहार के 4 शहर हैं। एक है गया, दूसरा दरभंगा, तीसरा भागलपुर और चौथा है मुजफ्फरपुर। इस प्रकार बिहार के 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी सरकार के द्वारा दे दिया गया है। कौन कौन से वो 4 शहर हैं? गया है, दरभंगा है, भागलपुर है और मुजफ्फरपुर। तो इंपॉर्टेंट है, इन चारों को याद रखिएगा। इसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन उसमें शामिल है और कौन शामिल नहीं है, या सभी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो बिहार मेट्रो रेल की जो परिचालन के लिए 4 शहरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 18 जुलाई 2024 को बिहार के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर रजनीश को किस देश ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? अब देखिए, ये चिकित्सक हैं डॉक्टर रजनीश, बिहार के रहने वाले हैं और इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस देश ने किया है? तो लंदन ने, ठीक है, यानी ब्रिटेन ने इन्हें सम्मानित किया है। लंदन ने या ब्रिटेन, लंदन में इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, लंदन ब्रिटेन में इन्हें सम्मानित किया गया है। अब उन्हें यह सम्मान किसके लिए दिया गया है? कायरोप्रैक्टर पद्धति, एक पद्धति है इलाज की, कायरोप्रैक्टर पद्धति। इससे हजारों मरीजों की इन्होंने सफलतापूर्वक इलाज करके उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए योगदान दिया। इससे जो है कायरोप्रैक्टर जो पद्धति है, इससे इन्होंने हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया और उनके जीवन को बचाया है, इसलिए इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है लंदन में। अब देखिए, इन्हें 29 जून को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसी कारण, ठीक है। अपनी कायरोप्रैक्टर पद्धति से इलाज करने के कारण इन्हें 29 जून को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और लंदन में इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, कायरोप्रैक्टिस क्या है? तो आइए देख लेते हैं। जो कायरोप्रैक्टिक है, इसका मतलब है कि बैकबोन, मेरुदंड जो होता है, बैकबोन जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इसमें अगर कोई विकार आ जाता है तो उसके निवारण, निदान और उपचार के लिए यह अलग विधि है, ठीक है। कायरोप्रैक्टिक किसे कहते हैं? कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है तो उसके इलाज के लिए जो इलाज किया जाता है उसे कायरोप्रैक्टिक कहते हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नाम क्या है डॉक्टर साहब का? उनका नाम है डॉक्टर रजनीश, या बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है?
तो देखिए राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कब किया गया है? 29 अगस्त 2024 को, और इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, इसलिए यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, तिथि को याद रखिएगा। खेल एकेडमी का उद्घाटन कब किया गया है? 29 अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में। यह बिहार राज्य की खेल एकेडमी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कहां पर अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो HCL टेक्नोलॉजी ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहां शुरू किया है? तो यह शुरू किया है पटना में। पटना में HCL टेक्नोलॉजी ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है, और इसका उद्घाटन किया गया है 2 जुलाई 2024 को। किसने इसका उद्घाटन किया है? उद्योग व पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप। अब देखिए HCL टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है, यह भी याद रखिएगा। HCL टेक्नोलॉजीज का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। और HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना में। दोनों याद रखिएगा, दोनों पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के भोजपुर जिले की अनिया कुमारी कहाँ की है? पहले ये जान लीजिए, भोजपुर जिले की अनिया कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो देखिए अनिया कुमारी के बारे में जानिए, वो कहाँ की रहने वाली है। तो सबसे पहले अनिया कुमारी क्या है? एक शतरंज खिलाड़ी हैं, ऐसे जानिए। फिर वो कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है। फिर उन्होंने कहाँ की शतरंज प्रतियोगिता जीती? तो यह सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024, ठीक है। और उसमें इन्होंने जीता है रजत पदक। तो बताइए एक प्रश्न में आपको 3 से 4 जानकारियां उपलब्ध हैं, आप सबको अलग अलग करके सेक्टर वाइज इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, और बाद में एक साथ जोड़ दीजिएगा। तो अनिया कुमारी क्या है? यह एक शतरंज खिलाड़ी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली हैं, और इन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित करने की बात हो रही है? तो विक्रमशिला। आपको पता है कि प्राचीन काल में विक्रमशिला में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला की स्थापना तत्कालीन शासक धर्मपाल ने की थी। वर्तमान में जो तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, वह भी विक्रमशिला में खोलने की बात है। यह बिहार का तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। तो इसके पहले की 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां कहाँ हैं? तो एक गया और दूसरा मोतिहारी में। 2 जगह बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, गया और मोतिहारी में। यह तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में खोली जाएगी विक्रमशिला में, बिल्कुल वहीं खोली जाएगी जहां पे पहले शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित चुनाव में बिहार मूल के कनिष्क नारायण, कहाँ के? बिहार मूल के कनिष्क नारायण, नाम याद रखिएगा, लेबर पार्टी के थे ये, इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। तो किस देश में हाल ही में चुनाव हुआ है जहां लेबर पार्टी के एक उम्मीदवार थे जिनका नाम है कनिष्क नारायण, ये बिहार मूल के हैं और इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। तो इन्होंने ब्रिटेन में ये चुनाव लड़े थे, लेबर पार्टी के ये उम्मीदवार थे और इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, और यह बिहार के रहने वाले हैं, इनका मूल बिहार है। तो कनिष्क नारायण लेबर पार्टी के हैं और ब्रिटेन में चुनाव जीते हैं, बिहारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने किस तारीख को रद्द कर दिया? अब देखिए 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, और पटना उच्च न्यायालय ने इसे 20 जून 2024 को रद्द कर दिया, ठीक है ना। तो सरकार के इस निर्णय को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, क्योंकि अभी तक का जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है उसमें 50% से अधिक आरक्षण होने की कोई व्यवस्था नहीं है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया है वो विशेष अनुमति है और वह आर्थिक आधार पर आरक्षण है। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को बिहार सरकार द्वारा जो राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब देखिए इस फैसले के विरोध में बिहार सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए बिहार में जो जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया उसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिहार में जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया की जो शुरुआत है वह हुई थी 7 जनवरी 2023 से, यह इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार का स्थान कितना है। देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी हुआ है और उसमें बिहार का जो स्थान है वह अंतिम स्थान है, ठीक है ना। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2023-24 में जो बिहार का स्थान है वो कौन सा स्थान है, अंतिम स्थान है, ठीक है। अब देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में जो भारत का स्कोर है वह 71 अंक हो गया है और केरल और उत्तराखंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 2023-24 में जो भारत का स्कोर है वो 71 अंक हो गया है। अब देखिए केरल और उत्तराखंड 79 अंकों के साथ शीर्ष पर है, ठीक है ना। केरल और उत्तराखंड का जो एसडीजी स्कोर है वह 79 अंक है, जबकि बिहार 100 में से 57 अंकों के साथ सबसे पिछड़ा हुआ है। तो जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसका इंडेक्स जो जारी हुआ है 2023-24 का, उसमें बिहार का स्थान अंतिम है। इंडिया का एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो टोटल इंडिया का है वो 71 अंक हो गया है, लेकिन केरल और उत्तराखंड 79 अंकों के साथ शीर्ष पे हैं, जबकि बिहार 100 में से 57 अंकों के साथ सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह है बिहार। बिहार राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहां जाएंगे, वहां इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं अभी डाल दूंगा वीडियो बनाने के बाद, और वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं और इसको देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यह बिल्कुल कंसाइज मैटर है कि ये निचोड़ है, जिसे कहते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत है, यह अमृत है और इसीलिए इसकी मात्रा बहुत अल्प है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो कम से कम प्रश्नों में हम ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में फंसाने का प्रयास करेंगे, उसी उद्देश्य के तहत हमने इसको भी तैयार किया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप वहां से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यही रणनीति है कि हम बहुत थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा परीक्षा में फंसा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला है, हाल ही में तैयार बिहार के पहले एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो बिहार के पहले एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध, ठीक है। तो हाल ही में तैयार बिहार का जो पहला एआई सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम बुद्ध। आपको पता है कि बुद्ध ज्यादा दिन तक बिहार की तरफ ही आते जाते रहे हैं, तो बिहार के पहले एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और बौद्ध, जैन, मौर्य या बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी कार्यस्थली उधर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बारे में जानिए। तो बिहार के पहले एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली, कहाँ की, सहरसा जिले की रहने वाली लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है, ठीक है। तो कहाँ की रहने वाली है, सहरसा जिले की रहने वाली है, नाम क्या है, लक्ष्मी झा नाम है, और इन्होंने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने की
करने में सफलता प्राप्त किया है? तो इन्होंने मलेशिया की जो माउंट किनाबालू चोटी है उस पर यह सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? लक्ष्मी झा। और यह बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है। ठीक है ना। अब देखिए माउंट किनाबालू की जो ऊंचाई है वो है 4095 मीटर। यह भी इंपॉर्टेंट है। माउंट किनाबालू की ऊंचाई कितनी है? 4095 मीटर है माउंट किनाबालू की ऊंचाई, और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 जुलाई 2024 को बिहार के किस स्थान पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? 21 जुलाई का दिन है। बिहार में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कहां किया गया है? दानापुर में। बिहार के दानापुर में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और यह इंपॉर्टेंट है। वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार में किया गया। तो बिहार में कहां पर किया गया? तो दानापुर में। बिहार के दानापुर में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया 21 जुलाई 2024 को। अगला देखते हैं। वर्ष 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जो बिहार पुलिस के 23 कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। अब इनको हम बताते हैं कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। देखिए 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है, तथा 16 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया गया है। अब देखिए अलग अलग पदक भी आपने देख लिया। अब इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो ये है कि बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो वह है 2 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो यह पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यह आपको अलग से याद रखना है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो 2 पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल 23 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के हाजीपुर में जन्मे, कहां? हाजीपुर में जन्मे पैरा शटलर है। ठीक है। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने इन्हें निलंबित कर दिया है। तो कौन है? बिहार में जन्मे हुए भारतीय पैरा शटलर जिन्हें विश्व बैडमिंटन महासंघ ने निलंबित कर दिया है, तो वह है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने निलंबित कर दिया है। प्रमोद भगत का जन्म बिहार के हाजीपुर में हुआ है। ठीक है। अब प्रमोद भगत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने एकल बैडमिंटन स्पर्धा के लिए गोल्ड मेडल जीता था। यह इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल गया होगा प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने सॉरी प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और साथ ही भारत सरकार ने उन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ठीक है। तो यह अर्जुन अवार्डी हैं, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने इन्हें निलंबित कर दिया है। हाजीपुर में जन्मे हैं, इनका जन्म हाजीपुर में हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए प्रमोद भगत के जो निलंबन का कारण है वो क्या है कि वहां जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वर्ल्ड की, उसने जो है इनसे 3 बार इनका ठिकाना पूछा। वेयर अबाउट कहा जाता है कि इनके बारे में जानकारी मांगना चाहा, लेकिन इन्होंने तीनों बार ये जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। इसलिए इन्हें 18 महीने के लिए, कम से कम 18 महीने तक इनको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इन्हें 18 महीने के लिए निलंबित किया गया है, लेकिन इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, और यह अर्जुन अवार्डी है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला है 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल झांकियों के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु है। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में जो झांकियां निकाली गई थी, उन झांकियों में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इसके बारे में बता देते हैं। चूंकि बिहार स्पेशल का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रथम पुरस्कार किस झांकी को मिला है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है प्रथम पुरस्कार। जो 78वें स्वतंत्रता दिवस में गांधी मैदान पटना में झांकियां निकाली गई थी, उनको जो पुरस्कृत किया गया था, उसमें जो पहला पुरस्कार मिला है वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। दूसरा पुरस्कार मिला है जीविका को। ठीक है। ये वहां की एक योजना है जीविका, उसे मिला है।
तीसरा पुरस्कार मिला है उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को। ठीक है, तो इस प्रकार 3 विभागों की झांकियों को वहां पे पुरस्कृत किया गया था। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को गांधी मैदान पटना में पहला पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, दूसरा पुरस्कार जीविका को, तीसरा पुरस्कार उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होंगे। आप इन प्रश्नों को एकदम रट के जाइएगा और देखिएगा कि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। आपको एक वीडियो और मैं करंट अफेयर्स की दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा, लेकिन वो तब दूंगा जब पहले परीक्षा के पे जो संशय के बादल हैं वो छट जाएंगे। उसके बाद मैं बिहार स्पेशल की एक और वीडियो आपके लिए करंट अफेयर्स की बनाऊंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ साथियों, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब मार दीजिए और कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।